नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. लिविंग सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है. न्यूक्लियस इज लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. न्यूक्लियस क्या होता है? लार्ज होता है और स्फेरिकल शेप का होता है, जो कि सभी सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. आफ्टर स्टेनिंग इट कैन बी ईजिली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. जब हम उसको स्टेन करते हैं, जैसे कि हमने देखा था, डाई के थ्रू उसको स्टेन किया जाता है ताकि वो ईजिली ऑब्जर्व किया जाए अंडर द माइक्रोस्कोप. स्टेनिंग के बाद वो बहुत ही क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होता है. ठीक है. इन एनिमल सेल न्यूक्लियस लाइज एट द सेंटर ऑफ द सेल, whereas in plant cell it is present at the periphery of the cell due to presence of large vacuole. इस लाइन का मतलब क्या है कि एनिमल सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेल के सेंटर में होता है. अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कहाँ पर होता है. लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है कि ये जो है वो पेरीफेरी होता है, सेल के पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत ही लार्ज होता है इन प्लांट सेल. अब हम डायग्राम में देखेंगे. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्लांट सेल. अब यहाँ पर आप देखो न्यूक्लियस कहाँ पर है. दिस इज न्यूक्लियस. ठीक है. ये जो पिंक कलर का पार्ट दिखा रखा है आपको, ये अंदर वाला डार्क पिंक वाला, ये आपका न्यूक्लियस है. ये है आपका प्लांट सेल का डायग्राम. ठीक है. और हमने क्या पढ़ा अभी कि जो प्लांट सेल का डायग्राम होता है, प्लांट सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? पेरीफेरी में होता है. पेरीफेरी मतलब एक साइड में होता है. क्यों होता है ये? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत बड़ा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? वैक्यूल. इसका नाम है वैक्यूल, जो पूरा ब्लू वाला पार्ट है. और इसी वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन यहाँ पर पेरीफेरी में चली जाती है. ठीक है. साइड में चली जाती है. और जो एनिमल सेल है, यहाँ पर आप देखो एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर में, बीच में प्रेजेंट है. क्लियर. यहाँ पर एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एनिमल सेल जो न्यूक्लियस है सेल का वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है. क्लियर. आगे पढ़ते हैं. ये हमने पढ़ लिया. इट इज प्रेजेंट एट द पेरीफेरी ऑफ द सेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल. क्लियर. नाउ द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स. अब न्यूक्लियस भी 4 पार्ट से मिलकर कंप्लीट होता है, बनता है. ठीक है. ए पार्ट है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बी है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, सी है इसका न्यूक्लियोलस एंड D1 इज क्रोमोसोम्स. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले पढ़ते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहे. सेपरेट मतलब उसमें चिपके ना, उससे दूर रहे, उससे अलग रहे. इस वजह से वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. हम डायग्राम में देखते हैं फिर से. देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा पिंक वाला पार्ट क्या है? ये न्यूक्लियस है. ठीक है. अब मैं आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ. न्यूक्लियस समझ में आ गया आपको? ये न्यूक्लियस है. ठीक है. अब ये जो स्फेरिकल पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर, स्मॉल स्फेरिकल पार्ट, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस. क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस. क्लियर. इसके बाद हमारा आता है ये जो डॉटेड दिखा रखा है आपको, ब्लैक ब्लैक डॉट दिखा रखे हैं ना यहाँ पर, ये है आपका क्या? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. फ्लूइड लाइक होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है. उसके बाद आता है आपका आउटर. आउटर ये जो आपको दिख रहा है ये पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. ये पोर्स क्यों होते हैं? ताकि अलाउ और एग्जिट हो सके कोई भी मटेरियल जो इसके अंदर या बाहर जाना चाहता है. ठीक है. जो कि सेल को नीड होती है. तो अब ये जो न्यूक्लियर पोर हैं ये आपको दिख रखे हैं, ये डबल लाइनिंग वाले, इसको कहा जा रहा है न्यूक्लियर पोर. उसके बाद आता है न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर एनवेलप ये मतलब एनवेलप बोलते हैं ना कि जिसमें हम पैसे डाल के देते हैं वो ओपन हो जाता है, तो ये भी एनवेलप की तरह ही काम करता है. और इसमें 2 मेम्ब्रेन्स है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन्स है, मतलब डबल लाइन से बने हुए हैं 2 मेम्ब्रेन्स. ठीक है. अब आपको न्यूक्लियस का पूरा समझ में आ गया. न्यूक्लियर पोर होता है जो कि अलाउ और एग्जिट करता है. अंदर वाला जो स्फेरिकल पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है. ठीक है. न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस अलग अलग है.
न्यूक्लियस हमारा ये पूरा मिलाकर इसको कहा जा रहा है न्यूक्लियस। क्लियर। न्यूक्लियोलस ये स्मॉल स्फेरिकल पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है आपका ये जो छोटे छोटे ब्लैक दिख रहे हैं आपको थ्रेड लाइक छोटे छोटे, इसको बोलते हैं क्रोमेशन फाइबर्स। क्रोमेशन फाइबर्स बोलते हैं। और जो पिंक वाला पूरा पार्ट है आपको, पिंक कलर का जो लाइट पिंक कलर का जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये होता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। क्लियर। सो हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिया। द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सम सिलेक्टेड मटेरियल। ठीक है, हमने देख लिया कि ये पोरस होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इस मेम्ब्रेन में, जो कि अलाउ करता है कुछ ही सिलेक्टेड मटेरियल्स को अंदर जाने से। ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने देख लिया जो फ्लूइड लाइक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो हमने पिंक कलर वाला पार्ट देखा था। उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस, जो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी देखी हमने, उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। और उसमें राइबोसोम्स क्या कहते हैं, आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में। जो स्मॉल स्फेरिकल पार्ट है इसमें क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। फोर्थ पार्ट इज क्रोमोसोम्स। सम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डीएनए आर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। हमने देखा कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वहाँ पर, जिसको क्रोमेटिन फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन फाइबर्स कहा जाता है। इन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस दीज क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। और यही सारे क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्लियर। दीज क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। अब ये क्रोमोसोम्स का काम क्या होता है कि ये जीन्स को कैरी करते हैं। और जीन क्या होता है? जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस की यूनिट। इनहेरिटेंस क्या होता है? जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर्स आते हैं। ठीक है। जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। समझ में आया कि पेरेंट से कोई कैरेक्टर्स अगर किसी बच्चे में आता है तो उसी को क्या कहा जाता है? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। A child receive one copy of each gene from the mother and another copy of same gene from the father. एक बच्चा क्या करता है? एक जीन अपने फादर से रिसीव करता है और एक जीन अपने मदर से रिसीव करता है। ठीक है, ये है जीन के बारे में। अब आता है न्यूक्लियस के फंक्शंस। न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं? द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जैसा कि हमने देखा इसमें जीन्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स जीन कैरी करते हैं और वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक कैरेक्टर को पास करने के लिए पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, मतलब पेरेंट से बच्चों में। इफ अ पर्सन हैज ब्राउन आईज हिज सन डॉटर में ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। अगर किसी पर्सन की ब्राउन आईज है तो या तो उसके सन में या डॉटर में ऐसे देखने को मिलता है। इफ अ वुमेन हैज कर्ली हेयर हर सन और डॉटर में हैव ऑल्सो कर्ली हेयर। क्लियर। However, different combination of genes from parent result in different characteristics. This is all about nucleus.